दोस्तों नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी का चल रहा था सीरीज़ ये हमारा प्रीलिम्स के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। जियोग्राफी और इतिहास का, हिस्ट्री का हो चुका है। ठीक, इंग्लिश वालों के लिए अलग चैनल हमने बना दिया है, प्रीलिम्स मेंस दोनों, उसमें वीडियोस आपको मिलेंगे। प्लस हिंदी माध्यम में भी मुख्य परीक्षा जितने भी आपकी होती हैं, यूपी पीएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपीएससी का, मुख्य परीक्षा के सारे प्रोग्राम उसी चैनल पर चलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज्वाइन अवश्य कर लें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल का आइकन दबा दें। बहुत जल्द उसमें प्रोग्राम शुरू होंगे। यहाँ प्रीलिम्स के लिए क्लासेस आएंगी आपकी हिंदी माध्यम में, और बाईलैंग्वेज भी कभी कभी रहेंगी। तो मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यकृत में पित्तरस आकर के यहाँ पर संचित रहता है, पित्त की थैली से निकल कर यकृत में ही संचित रहता है, जो कि भोजन को यह अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट के लवण पाए जाते हैं जो पित्तरस होता है। तो इस तरह से वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि दूसरा जो ऑप्शन कारण जो है, यकृत से महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यकृत से वसापाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति जो है ये केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। वनस्पति कोशिका का बाहरी भाग होता है, एक प्रकार से रक्षा का कार्य करता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। लेकिन अगर हम कवक की बात करें और कई यीस्ट कोशिकाओं की बात करें तो यह काइटिन के बना होता है। जो बाहरी परत है कोशिका भित्ति वहाँ पे कोशिका की, उसको काइटिन से वो बना होता है। जबकि ये कोशिका अन्य वनस्पतियों में कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बी इसका उत्तर है। कौन सा पदार्थ आरएनए व डीएनए में दोनों में होता है? तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, याद रखेगा, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये दोनों जो है तीनों जो है आरएनए डीएनए दोनों में पाए जाते हैं। अंतर क्या हो जाता है? थायमिन और यूरेसिल में। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए में थायमिन पाया जाता है। तो उन तीनों के अलावा यूरेसिल आरएनए में, डीएनए में थायमिन, ठीक, दोनों में क्या पाया जाएगा कॉमन? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो ये ए इसका उत्तर हो जाएगा। किस अंग को कोशिका का कंकाल कहा जाता है? तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है कोशिका को। अंतःप्रद्रवी जालिका ये कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, यह जो पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ या अन्य पदार्थ, उनका नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण करता है, उसका कार्य करता है। कोशिका भित्ति और कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक के आवरण का निर्माण करता है, इसीलिए इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है। वही राइबोसोम की बात करें तो इसका जो प्रमुख कार्य है, अमीनो अम्लों के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण कराना है। वहीं लाइसोसोम का अगर प्रमुख कार्य देखें तो कोशिका में जो विभिन्न पदार्थ हैं उनका पाचन करना लाइसोसोम का कार्य रहता है। तो कोशिका का कंकाल अंतःप्रद्रवी जालिका। सही सुमेलित नहीं है, इसमें विभिन्न विभाजन हैं और विभिन्न अविभाजन और कोड हैं। इसकी खोजकर्ता के नाम है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अर्धसूत्री विभाजन तो फार्मर और मूरे ने किया था, सही है, कई बार पूछा जा चुका है। समसूत्री विभाजन वाल्टर फ्लेमिंग, ये भी बिल्कुल सही है। एक जीन एक एंजाइम, ये बेटसन ने नहीं किया था। बेटसन का जो मतलब कि खोज है वो आनुवांशिकता से है। ठीक है, संबंध है आनुवांशिकता की खोज से है। जबकि जो एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत है, ये बीडम और टेटम, इन दोनों ने ये एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था। और आनुवांशिक कोड तो ये हरगोविंद खुराना, बिल्कुल सही है। तो यही सी जो है इसका उत्तर है। सी सम्मिलित नहीं है। एक जीन ने एक एंजाइम का सिद्धांत बीडम और टेटम का था, जबकि बेटसन का जो था वो आनुवांशिकी का सिद्धांत से यह रिलेटेड है, न कि एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत से। बाकी तीनों सही हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक कौन सा है? तो कौन डीएनए संश्लेषण में और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक? कई लोग जो है, पिछली बार एक एग्ज़ाम हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसी का प्रश्न है ये, मैंने उठाया है। उसमें विटामिन ई बहुत लोगों ने करके आया था, लेकिन वो गलत हो गया था। इसका उत्तर होगा फोलिक अम्ल।
फोलिक अम्ल जो होता है उसको B9 भी कहते हैं, विटामिन 9 भी कहते हैं, ठीक है, इनके समूहों को। ये क्या करते हैं, रुधिराणु जो होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, उनके निर्माण, DNA का संश्लेषण, कोशिका विभाजन, इन सब के लिए आवश्यक या अनिवार्य प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, सॉरी, ठीक है, फोलिक अम्ल B9, विटामिन 9 इनको कहते हैं। इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, और वृद्धि जो है प्रभावित होती है। डी इसका उत्तर है। निम्न में से किसे विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से बीज रहित पौधा कहा जाता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या है दोस्तों कि इसमें संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन पुष्प तथा बीज का निर्माण नहीं होता, इसीलिए इसको विकसित और बीज रहित पौधे की संज्ञा दी जाती है। किसको? टेरिडोफाइटा को। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसके बीज नग्न होते हैं, ये नग्न बीजी होते हैं और इनमें अंडाशय का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा के पौधों में संवहन ऊतक नहीं होता है और ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। इसका जो उत्तर होगा टेरिडोफाइटा बी, विकसित बीज रहित पौधा। क्यों? क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम होता है, संवहन ऊतक बटा रहता है जाइलम और फ्लोएम में, लेकिन पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। पौधे के रंगीन भागों में क्या पाया जाता है? तो ये तो सरल प्रश्न है, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट ये पुष्प के दलों या पुष्पदल जो होते हैं या रंगीन फल, उनकी भित्तियों में पाए जाते हैं। इनमें पूछा गया है कि क्रोमोप्लास्ट में किसका अभाव होता है, तो इसमें स्ट्रोमा नहीं पाए जाते हैं। हम आपको बायो वाले जो वीडियो है उसमें विस्तार से हमने बताया ये चीज़, जो फुल वीडियो है उसको आप एक बार अवश्य देखें। तो इसमें स्ट्रोमा का अभाव होता है और ये कीट परागण जो होता है उसमें सहायक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये हरे रंग के लवक होते हैं, हरित लवक भी कहा जाता है इनको, जो नील हरे शैवाल, बैक्टीरिया और कवकों को छोड़ करके बाकी सभी पौधों में ये विद्यमान होते हैं, ठीक है। ये नील हरे शैवाल में नहीं पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं और कवकों में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट ये महत्वपूर्ण है, इसको भी जानना, इसको जानते रहिए। ये पौधे का जो भूमिगत भाग होता है उसमें ये पाए जाते हैं, जो पौधे का निचला भाग होता है, भूमिगत होता है, उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एमाइलोप्लास्ट होता है जो शर्करा को मंड में परिवर्तित करके संचित रखता है, शुगर को यह मंड में परिवर्तित करता है, स्टार्च में परिवर्तित करके संचित रखता है, ठीक है। इसके अलावा एक इसका है भाग प्रोटीनोप्लास्ट, ये बीजों में प्रोटीन का संचय करते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट। और इसके अलावा एक और होता है ल्यूकोप्लास्ट का प्रकार, इलायोप्लास्ट जिसको कहते हैं, ये बीजों में मिलते हैं और वसा का संचय करते हैं, उनको इलायोप्लास्ट बोलते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? पौधे के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। इमाइलोप्लास्ट क्या करता है? यह शुगर को मंड में, स्टार्च में परिवर्तित करके संचित रखता है। इलायोप्लास्ट क्या करता है? ये बीज में मिलता है और वसा का संचय करता है। और वहीं प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है? बीजों में प्रोटीन का संचय करता है। इसका जो उत्तर होगा, पौधे के रंगीन भागों में क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस में होती है? क्रॉसिंग ओवर की घटना होती क्या है दोस्तों? क्रॉसिंग ओवर जब आप समझ जाएंगे तो आपको तुरंत उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। दर्शक, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? कोशिका विभाजन के दौरान जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जो है आनुवांशिक सूचनाओं के आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है और यह घटना अर्धसूत्री विभाजन में घटित होती है। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। जो असूत्री विभाजन है दोस्तों, ये दरअसल अविकसित जो कोशिकाएं होती हैं उसमें घटित होता है असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में गुणसूत्र सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो समसूत्री विभाजन की जो विभिन्न घटनाएं, जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उसमें किस अवस्था में गुणसूत्र सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं? ये पूछा हुआ प्रश्न है। मेटाफेज इसका उत्तर होगा बी। समसूत्री विभाजन के मेटाफेज अवस्था में जो स्पिंडल होते हैं पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और गुणसूत्र पहले की तुलना में
और अधिक स्पष्ट नज़र आने लगते हैं। कल वाले वीडियो में आपको हम जो विभाजन है, कोशिका विभाजन है, उसमें जितने प्रकार हैं, क्या अंतर है अर्धसूत्री, समसूत्री और अन्य में क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में कल वाले वीडियो में आप देखिएगा, अवश्य देखिएगा कल 8 बजे वाला वीडियो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।